अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की कॉल पर 5 अगस्त को तहरीक का प्लान तैयार कर लिया है। रोजनामा एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने जो सूबाई क़यादतें हैं और रहनुमाओं को इस हवाले से फिर से हिदायत जारी की हैं। इन हिदायत के मुताबिक 5 अगस्त को हर जो टिकट होल्डर है वो अपने हल्के में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। अपने अपने हल्के में रैली निकाली जाएगी। रोजनामा एक्सप्रेस के मुताबिक पीटीआई ज़राए ने बताया कि पार्टी रहनुमाओं ने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि सलमान अकरम राजा बेशतर इजलासों में खुद कह चुके हैं कि मैं एहतजाज वाला मटीरियल नहीं हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए का यह भी बताना था कि सियासी कमेटी का जो अगला इजलास है वो तो मुतवक्के है लेकिन था और सलमान अकरम राजा इस इजलास के बावजूद सिंध रवाना हो गए। अब साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7 से 14 अगस्त तक हफ्ता मार्का हक और यौम आज़ादी मनाने का ऐलान किया है। इस दौरान सूबे भर में मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद की जाएंगी। सूबाई हुकूमत ने तमाम महकमों और इदारों के सरबराहान को मरासले जारी किए हैं जिसमें यह हिदायत की गई है कि तकारीब की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो मामला चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं पर जो है वो फिर से सर उठाते हैं और ज्यादा बड़ा चैलेंज इस वक्त पार्टी के लिए जो पार्टी के बड़े नामों को सजाएं हो रही हैं वो है। हलीमा खान ने कहा है कि कारकुनों को चुन चुन कर सजाएं दी जा रही हैं। उन्होंने ये कहा कि हमें खौफजदा लोगों से कोई डर नहीं। अब तहरीक इंसाफ को ये जो एहतजाजी तहरीक चलानी है ये तहरीक चला पाएगी या नहीं, एहतजाजी सियासत ही पार्टी के लिए आगे का जो है वो रास्ता होना चाहिए या पार्टी इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शंस जो है वो देखती है। और सबसे आम सवाल कि ये जो सजाओं का एक सिलसिला चला है ये पार्टी को किस तरह से मुतासर करेगा, इस पर बात करने के लिए पार्टी के सीनियर रहनुमा मेंबर असम्बली अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। अली मोहम्मद खान साहब सबसे पहले तो जो तैयारी पार्टी की एक तहरीक चलाने के लिए या इस एहतजाज की कॉल के लिए होनी चाहिए, आपके ख्याल में वो तैयारी है पार्टी की? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मुल्की सतह पे अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में तो चूंकि अपनी हुकूमत भी है तो यहाँ कोई ऐसा इशू तो नहीं है, क्योंकि हमेशा इमरान खान साहब की कॉल पे खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में भी निकला है और जब जब कॉल दी है तो इस्लामाबाद भी या लाहौर या पंजाब भी पहुंचा है। कराची में एक्टिविटी स्टार्ट है। अभी आपने राजा साहब की बात की तो राजा साहब पार्टी एक्टिविटी के लिए ही तशरीफ ले गए हैं। वहाँ हमारे सिंध के सदर हलीम आदिल शेख साहब ने एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। सिंध की तंजीम एक्टिव है। बलूचिस्तान में भी पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट हैं। अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि बलूचिस्तान में जो हमारा कोई जलसा होता है या एक्टिविटी होती है उसमें फिर पर्चे वगैरह ये लोग दे देते हैं, जो गलत है। क्योंकि एक सियासी एक्टिविटी पे, एक पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविटी पे इस तरह के पर्चे नहीं देने चाहिए। हमारे वहाँ के सदर हैं, यंग जो है नौजवान लीडर हैं दाऊद शाह साहब, और वो वहाँ अच्छी एक्टिविटीज कर रहे हैं। असल में बेटर ग्राउंड जो है वो पंजाब है। पंजाब में जिस लेवल की फैशिज्म है या जो स्टेट ब्रूटैलिटी है, मैं नहीं समझता उसमें कोई खास कमी आई है। पिछले 2 साल में वही है। और जैसे ही कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी लॉन्च होती है तहरीक इंसाफ की, प्रोटेस्ट कॉल होती है या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो वहां पे कारकुनान के साथ वही फिर स्टार्ट हो जाता है पकड़ दकड़। तो पंजाब में इश्यूज होंगे, बाकी तो पूरे मुल्क से इंशाल्लाह जो है वो लोग निकलेंगे बड़ी तादाद में। और इस बार होपफुल ये है कि चूंकि अपने अपने इलाकों में है तो होपफुली पूरे पंजाब से भी लोग पुरअमन तौर पे निकलेंगे, अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। इससे मैं नहीं समझता कि किसी को डरना चाहिए या किसी को फस्ताई हरबे इख्तियार करने चाहिए। बाकी देखते हैं। राइट, लेकिन आपके ख्याल में जो एहतजाजी सियासत है, देखिए जी वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो एहतजाज का फेज है, जो एहतजाजी सियासत है, आपके ख्याल में यही तहरीक इंसाफ के लिए आगे का रास्ता होना चाहिए? क्योंकि देखिए एक तो आर्गूमेंट इसमें अली भाई ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल एक्सरसाइज करनी है, एहतजाज आपका हक है, ऑपोजिशन में है, तो इसलिए जो है वो कारकुनों को, वर्कर्स को जो है वो बाहर निकलना चाहिए, आपके लीडर की जो है वो कॉल है। लेकिन इससे बढ़कर जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है या किसी भी ऐसी तहरीक का,
वो आपके ख्याल में इसका कुछ है या नहीं, या फिर इसको जो है वो सूरत हाल को ही देखना होगा कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं कोई नतीजा निकलने के लिए? हमेशा प्रोटेस्ट डायलॉग के लिए होता है कि कोई बात करे। जैसे कोई भी पॉलिटिकल मूवमेंट होती है वो इसीलिए प्रोटेस्ट होता है कि जो अरबाब इख्तियार हों वो बैठें और उस मसले को सुने और उसको बैठ के हल करें। जब कोई बात नहीं सुनता तो फिर आप एहतजाज करते हैं। तो इसका अल्टीमेट तो नतीजा यही निकलना है कि किसी टेबल पे कहीं कुछ लोगों ने बैठना है और इस मसले का हल निकलना है। लेकिन वो टेबल पे क्या बैठ रहे हैं मैं नहीं देख रहा कि कोई ऐसा माहौल है, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि मैं बतौर सियासी कारकुन ये समझता हूं कि ये पॉलिटिकल केसेस हैं और मैंने बहुत पहले ये जब कभी खान साहब अल्लाह उनको जिंदगी दे तशरीफ लाते हैं, कभी पूछिएगा उनसे, आपको बताएंगे कि आज से 8 महीने पहले अटला जेल के अंदर खान साहब को ये बात की थी और उस वक्त ये इस तरह का माहौल अभी नहीं बना था जो इस वक्त सिचुएशन है ना। इस वक्त आप किसी आम आदमी से पूछें या हमारी जमात के किसी वर्कर लीडर से, तो उसको अफसोस के साथ हमेशा आपसे इस तनाजुर में जरूर बात करता हूँ, आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं और लॉयर हैं जी। तो इस वक्त अदालतों से कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो यार से 8.5 महीने पहले मैंने खान साहब को बात की कि मुझे कोई लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से 26वीं तरमीम के साथ ही सारा मैनेज हो रहा था, तो जो एक माहौल होता है किसी मुल्क में एक डेमोक्रेटिक, जहां आपको कोई जगह नजर आती है जहां से आपकी सुनवाई हो, तो सबसे आखिरी जो जगह होती है वो होती है अदालत। तो अदालत की सिचुएशन इस वक्त बहुत ही, आप समझ रहे हैं कि दिगरगू। तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन भी बड़े कम है। यानी अगर आप प्रोटेस्ट ना करें तो अदालत से आपको रिलीफ मिल नहीं रहा, पार्लियामेंट से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है। आप देख रहे हैं मीडिया पे अगर कोई खिलाफ आवाज होती है तो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उसको भी खामोश कर दिया जाता है। तो इस माहौल में प्रोटेस्ट, मैं नहीं समझता कि प्रोटेस्ट जो है वो एक सियासी जमात का मकसद होता है। वो मकसद हासिल करने के लिए एक रास्ता है कि आप प्रोटेस्ट करते हैं, फिर कोई आपसे एंगेज करता है, फिर आप बात करते हैं। लेकिन देखिए अभी मेरा सवाल उनके नतीजा खेज, देखिए अली भाई मेरा ख्याल है जी मेरा सवाल जो है वो उनके नतीजा खेज होने के हवाले से कर। देखिए मैं इसको थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हुए ऐसा लगता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स का भी ये इंप्रेशन है कि केपी में आपकी हुकूमत है, वहां पर जलसे हो जाते हैं, लोग बाहर निकल आते हैं, तकरीरें होती हैं, उसके बाद लोग घर चले जाते हैं। लाहौर में हुकूमत पहले गिरफ्तारियां कर लेती है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, वहां पर जो है वो लोग उस तरह से जो है वो नहीं निकल सकते और वो एहतजाज की तारीख जो है वो गुजर जाती है। ये एक ऐसा साइकिल है जो तहरीक इंसाफ बार बार जिसके अंदर जो है वो जारी है। तो आपके ख्याल में हल क्या है? पार्टी के अभी जो मामलात हैं, आप बतौर पुराने नजरियाती कारकुन क्या समझते हैं, पार्टी इस साइकिल से या अपने मौजूदा हालात से निकल कैसे सकती है? जी अली भाई, आपको आवाज आ रही? जी अली मोहम्मद खान साहब, आपको आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे दोबारा से रब्ता कर सकें। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है उस पर जो है वो उनसे बात हो रही थी। अब ये 5 अगस्त को जो है वो एक तहरीक का ऐलान जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया है और इसका जो है वो प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जो है वो सूबाई क़यादतों को इस हवाले से जो है वो हदायत भी जारी कर दी गई हैं और अभी तक की जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक होना यही है कि हर हलके के अंदर जो टिकट होल्डर होगा वो वहाँ पर जो है वो रैली निकालने की या कोई जलसा करने की कोशिश करेगा। और तहरीक इंसाफ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वहाँ पर, क्योंकि ज़ाहिर बात है वहाँ पर जो है वो वज़ीर आला ने जो है वो 7 से 14 अगस्त तक हफ्ता मार्का हक और यौम आज़ादी
मनाने का भी जो है वो ऐलान किया है। और इस दौरान इन्होंने कहा है कि सूबाई सतह पर जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या तहरीक इंसाफ की ये जो तहरीक है या जो एहतजाज है, इसका नतीजा क्या निकलता है। क्या हुकूमत पर जो दबाव बढ़ाना चाहते हैं वो दबाव बढ़ाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। और ये तहरीक इंसाफ के लिए इससे पहले भी सवाल रहा है। तहरीक इंसाफ की ये कोई पहली एहतजाज की कॉल नहीं है। तहरीक इंसाफ इससे पहले भी एहतजाज की कॉल्स जो है वो दे चुकी है। इन एहतजाज की कॉल्स के बाद कई दफ़ा हालात जो है वो ख़राब भी हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो कोई पुरतशद्दुद एहतजाज करना नहीं चाह रहे। एहतजाज होगा लेकिन वो पुरअमन होगा। वो इसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस एहतजाज के हक़ को जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। और क्योंकि ये जो एहतजाज है वो बुनियादी तौर पर उनके जो असीरान हैं, जिनमें उनके बानी PTI इमरान खान भी शामिल हैं, बुनियादी तौर पर ये उनकी रिहाई के लिए जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन इस एहतजाज के हवाले से भी तहरीक इंसाफ को कुछ बड़े चैलेंजेस का सामना रहा है। एक तो सबसे पहले तहरीक इंसाफ के अपने अंदर इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और इससे पहले जो खबरें आई उन खबरों से तासुर जो है वो ये गया कि शायद तहरीक इंसाफ की जो सियासी क़यादत है वो एक तरफ है और तहरीक जो बानी PTI हैं इमरान खान, उनकी जो फैमिली है वो दूसरी तरफ है। अब अली मोहम्मद खान साहब फिर से आगे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। सवाल अगर आपने सुन लिया हो, सवाल भी खासा लंबा था, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं उसको फिर से दोहरा देता हूँ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा था कि ये जो एहतजाज का साइकिल है, पहले भी एहतजाज की कॉल्स दी जा चुकी हैं, आपके ख्याल में पार्टी के लिए इस साइकिल से या मौजूदा जो सिचुएशन है अभी पार्टी की, जिस पे पार्टी इस वक्त मौजूद है, निकलने का रास्ता क्या है? आप जैसा नजरियाती पुराना कारकुन जो है वो क्या देखता है, इसका हल क्या देखता है? देखिए, ये केसेस पॉलिटिकल है, इसका हल पॉलिटिकल ही होना। अगर कोई इस खाम ख्याली में है कि अदालतों से कोई इंसाफ मिलना है या अदालतें सिचुएशन में 150-200 केसेस हैं हमारी जमात के लोगों पे, खास तौर पर, इनका हल पॉलिटिकल है। जब कभी भी कोई पॉलिटिकल मीनिंगफुल डायलॉग होगा तो मसले का हल निकल आएगा। क्योंकि एहतजाज जो हमारा है उसके एंड में जो हमारा टारगेट है, आखिर में जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि बैठ के कोई बात करें और मसले टाल लें। क्योंकि अगर आप केसों पे चलेंगे तो ये तो एक एक केस 1-1 साल ले रहा है, तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 150-200 केस में कितने साल लेंगे। तो सूरत हाल सिर्फ ये नहीं है कि हमें की जरूरत है कि हमारे लोग बाहर निकलें या खासा बाहर निकलें। इस वक्त इस पूरे मुल्क को अगर आप समझे, मैं एक लफ्ज़ यूज करता हूँ काफी हद तक, वो हीलिंग टच, हीलिंग टच। इस वक्त एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो गया है अवाम में और इदारों के बीच में। मिसट्रस्ट है इस मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम पे। आप कल देख लीजिए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दहानी कराई तो आफिया केस में हेल्प करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहबा के लिए, और फौरी आपने रात को देखा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने वहाँ लाइन ली तो पूरे मुल्क को कर्ज यही जाने। आप समझ, मैं जाता हूँ, मैंने पूरे मुल्क को कर्ज में देखा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पे हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं, देखिए कोई कम काम करता है, कोई कर पाता नहीं पाता, लेकिन वो लाइन एक ही है सबकी, वो यही है कि आप उनको वापस लाना है। लेकिन शाहनवाज साहब ने जो लाइन ली उसने पूरे मुल्क को शशदर कर दिया। तो ऐसी जो पॉलिटिकल हुकूमतें हैं जिनको ये पता है कि हमारी बेसिक लाइन क्या है, हमारे सेंसिटिविटीज लोगों की क्या है। आप देखें गजा के मामले पे आपको फॉरेन ऑफिस इस तरह से एक्टिव नहीं है। अगर इमरान खान होते और शाह महमूद साहब वज़ीर खारजा होते तो आप खुद देख लीजिए कि गजा के मामले पे इसराइल पे हम बड़ा प्रेशर डाल सकते थे। तो ईरान के मामले पे भी उनकी वो एक्टिविटी नजर नहीं आई। अच्छा, चीजों पर अगर आप देखें तो उनको इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तो जरूरत है। अगर कोई ये कहे कि डायलॉग या स्टेबिलिटी की जरूरत सिर्फ हमें है, नहीं, पॉलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत इस वक्त तीनों बड़े फोर्सेस को है। जो हमारी जो अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, 47 की हुकूमत है, उनकी जो अलाइंस पीपल्स पार्टी भी है, और तीसरा तहरीक एस्टैब्लिशमेंट है। सबको बैठ के इसका एक हल कल निकालना, जितना जल्द निकालेंगे उतना ही बेहतर है। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब हमारे से थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हाई लेवल राब्ते बदस्तूर जारी हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से वाशिंगटन डीसी में अहम मुलाकात हुई, जिसमें इंसदाद दहशत गर्दी, इलाकाई अमन और तिजारत पर भी बातचीत हुई। दफ्तर खारजा के एलामिया में बताया गया है कि इस मुलाकात के दौरान इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई अमन के हवाले से बातचीत हुई। पाकिस्तान और अमेरिका के वज़राए खारजा के दरमियान ये पहली मुलाकात है। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस अहम मुलाकात में दो तरफा तिजारती इक़्तिसादी रवाबत के फ़रोग़, सरमायाकारी, ज़राअत, टेक्नोलॉजी, मादियात समेत जो है वो अहम शोबों में ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने यह कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के हवाले से पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया है। इस मुलाकात के बाद इसहाक डार ने अटलांटिक कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब में गुफ्तगू भी की और कहा कि पाकिस्तान वाशिंगटन से इमदाद नहीं, तिजारत चाहता है। अमरीकी मसनूआत को पाकिस्तान में ज़्यादा रसाई देने जा रहे हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि अमरीका के साथ बहुत जल्द तिजारती मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि पाकिस्तान अमरीकी मंडियों तक मौसर रसाई चाहता है। अब दूसरी तरफ आर्मी चीफ जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने भी चीन का सरकारी दौरा किया। गुज़िश्ता रोज़ ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीन के नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इन मुलाकातों में खित्ते और आलमी सतह पर बदलते हुए सियासी मंजरनामे, CPEC के तहत रवाबित के इक़दामात और मुश्तरका जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए मरबूत रद्द-ए-अमल की ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ फील्ड मार्शल ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकातें की। इन मुलाकातों में दिफा और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के इस दौरे से पहले गुज़िश्ता माह फील्ड मार्शल ने अमेरिका का भी दौरा किया था, जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आला अमेरिकी हुकाम से भी उनकी मुलाकातें हुई थी। अब चीन और अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनके दरमियान तवाज़ुन रखना पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है। ये जो हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स इस वक्त हमारे अमेरिका के साथ हो रहे हैं, इसके पीछे वजूहात क्या है और पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी को किस तरह से लेकर चलना चाहिए, इस पर प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो हाई लेवल कॉन्टैक्ट्स हैं जिनका एक सिलसिला शुरू हुआ और वो अभी तक चल रहा है, ये हालिया जो फॉरेन मिनिस्टर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात हुई है मार्को रूबियो से, ये कितना सिग्निफिकेंट है ये राब्ते और पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात है खासतौर पर उस तनाजुर में? आपके तो इल्म में है कि गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में सर्द महरी थी, खुसूसन अफगानिस्तान से जब अमेरिका के जो ट्रुप्स हैं वो गए हैं अगस्त 2021 उसके बाद से। और पाकिस्तान की तो ख्वाहिश हमेशा से रही है कि ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप हो, लेकिन कोई बात आगे चल नहीं रही थी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं, अपनी सेकंड टर्म में शुरू किया है, तो इनको भी कुछ एहसास हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, उनके साथ राब्ते रहने चाहिए। और खुसूसन मई 2025 में इंडिया के साथ कन्फ्रंटेशन के बाद तो बहुत सारी हकीकतें बहुत सारे मुल्कों पे आश्कार हुई हैं और पाकिस्तान एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है। तो अमेरिका ने भी यही महसूस किया कि पाकिस्तान के साथ एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की जाए, एक राब्ता उठाया जाए तमाम मैदानों में। और बहुत सारी इसकी मैं पॉजिटिव देख रहा हूँ जो चीजें हैं, जो जेतें हैं। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप जो है वो बेशक नीचे थी, लेकिन पीपल टू पीपल तो चल रही थी, बहुत अरसे से चल रही थी। हमारे स्टूडेंट्स भी जा रहे थे, हमारे फिजिशियंस भी जा रहे थे, IT एक्सपर्ट्स भी जुड़े हुए थे, तिजारत भी चल रही थी। लेकिन जो सरकारी सतह पर बातचीत नहीं हो रही थी, वो अब खुला है मामला। और मुझे लगता है कि उसमें इस बात का ये अमेरिका ने जो रीअसेस किया है, एक तो हिंदुस्तान का रोल रीअसेस किया है कि क्या हिंदुस्तान अब एक कोई क्रेडिबल और रिलायबल पार्टनर है, क्योंकि जब हिंदुस्तान उनके साथ एक तरफ तो जुड़ा हुआ था और दूसरी तरफ रूस से माल यानी सस्ते दामों उनका तेल खरीद कर ISIS पर बेच भी रहा था, यानी एक किस्म की सौदेबाजी भी कर रहा था। तो अमेरिका में भी थोड़ा सा अमेरिका के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में कुछ सवालात उठने शुरू हो गए। दूसरा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बड़ी उभर के आई है, तो वो भी मेरे ख्याल में अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान और चीन को
अगर मुकम्मल तौर पर एक इत्तेहादी बना दिया तो शायद अमेरिका के लिए और भी रास्ते जो हैं वो बंद होंगे। और तीसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी सर उठा रही है, खुसूसन इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान है। तो ये तीनों चारों वजूहात की वजह से मेरे ख्याल में अमेरिका में ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान के साथ दोबारा ताल्लुकात में गर्मजोशी लाई जाए, या कम अज कम इस हद तक जरूर लाई जाए कि हम आपस में एक अच्छे पार्टनर्स के तौर पर काम कर सके। तो वो मुझे उसका जब हमारे चीफ गए हैं और अब वजीर खारजा गए तो दोनों दौरों में यही नजर आ रहा है। ये दोनों जो दौरे हैं ये पैरेलल चल रहे हैं। एक तरफ नायब वजीर आजम अमेरिका में है तो आर्मी चीफ जो है वो चाइना में है, उन्होंने वहाँ का दौरा किया। फिर इसी तरह से इससे पहले जब फील्ड मार्शल अमेरिका में थे तो उस वक्त भी हमारे चाइना में हाई लेवल डेलीगेशन थे। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के ऐसा लगता है कि कोशिश तो यही है इन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो बनाकर दोनों के साथ मिलकर जो है वो चला जा सके, लेकिन ये चैलेंज कितना बड़ा होगा कंसिडरिंग जो तारीख हमें बताती है, और फिर एक ऐसा करना जो है वो मुमकिन होगा, और फिर हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, बहुत सारे लोग बहुत अरसे से ये बात करते हैं कि पाकिस्तान को किसी एक का हिस्सा बन जाना चाहिए, ग्रुप का। मैं इसमें यकीन नहीं रखता रहमान साहब, आपके प्रोग्राम में भी मैं बार बार कह चुका हूँ कि इस तरह सफारतकारी जो हमने माजी में की भी तो हमें उसका ज्यादा फायदा नहीं हुआ। जब हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका के पलड़े में हम चले गए तो हमें कुछ नुकसान भी बहुत हुए। अब सफारतकारी इस दौर में तो ये तकाजा करती है कि आप तमाम मुल्कों से अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात रखें, और वो हम कर रहे हैं। हम दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। चीन के साथ तो कोई शक ही नहीं है ना हमें किसी किस्म का कि उसने दोस्ती निभाई है, और ये मई के महीने में जो हिंदुस्तान की तरफ से जारियत हुई तो उसने आपने देखा कि कैसे अच्छे तरीके से वो दोस्ती निभाई। अमेरिका में भी अब ये नई सोच आ रही है, तो दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात पे रखना होगा। मैं इसको चैलेंज इसलिए नहीं कहता कि ये चैलेंज नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो सारे मुल्कों के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखते हुए अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात रखे और उनको आगे बढ़ावे। पर चीन को भी एतराज नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को आगे करता है, और अमेरिका को भी मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए कि हम चीन के साथ। तो इस वजह से हमें इसके फायदा उठाना चाहिए अपने कौमी मफाद की बुनियाद पर, और ये सिलसिला बखूबी चल रहा है। आपने सही उसका ऑब्जर्व किया था कि जब हमारे आर्मी चीफ उधर गए थे तो उससे अगले महीने हमारे फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका गए थे, वो तो ये चीन आए थे, और अब वो आर्मी चीफ चीन गए हुए हैं तो ये अमेरिका में है। तो गोया हम अपनी एक मल्टीपल लेवल्स की हमारी एंगेजमेंट है दोनों मुल्कों के साथ। दोनों मुल्क हमारे लिए अहम है, दोनों के साथ हमारे बहुत सारे मफादात वाबस्ता हैं, दोनों के साथ हम मेरे ख्याल में अपने लिए अपने मफाद के लिए काम कर सकते हैं। राइट, लेकिन एजाज साहब वो कहा यह जाता है कि देर आर नो फ्री लंचेस, तो अमेरिका के साथ जो हमारी बढ़ती हुई कुर्बत है इस पर भी बहुत सारे अंदाजे हैं, बहुत सारे सवालात हैं कि आखिर अमेरिका हमसे चाहता जो है वो क्या है। लॉन्ग टर्म तो साफ नहीं होगी ना, क्योंकि हमारी ये शुरू से सोच रही और वो वक्त ने साबित किया कि ब्रॉड बेस्ड लॉन्ग टर्म नहीं होगी। अमेरिका के साथ आपकी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और रहेगी। अभी भी जो अच्छा वक्त गुजर रहा है उसके अंदर आप जो फायदा उठा सकते हैं आप उठाएं, और हमें कोई इस बारे में कोई वो नहीं फिक्र करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो वैसे हुकूमत के खिलाफ चूंकि बोलना चाहते हैं तो वो ये कहते हैं जी पता नहीं उस लंच में क्या हमने कंसेशन दे दी। कोई कंसेशन क्यों देगा? कोई हमारे बड़े जबरदस्त पोजीशंस हैं, हमारे पास पोजीशंस वाजे हैं। उस वक्त अगर हमें ये कहा जाए कि आप बताएं ईरान पे क्या पोजीशन है, तो हमें पता है कि हमारी क्या पोजीशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जंग में शरीक हो गए, इजराइल के साथ जंग करेंगे। हमारी तो पहले अमेरिका हिंदुस्तान के साथ जंग शामिल है और जंग में हम शामिल हैं। तो इस वजह से हम सिर्फ अपनी सिफारती और जिसे कहते हैं सियासी और इखलाकी हमायत ईरान के लिए रखेंगे, क्योंकि ईरान एक विक्टिम है। हमने हमेशा विक्टिम्स की सपोर्ट किया, जिस तरीके से हम फलस्तीनियों की हमायत करते हैं और करते रहेंगे। तो पाकिस्तान को कोई ऐसा नहीं है कि जी जाके कोई चीज बेच के आ गए या कुछ सौदा करके आए। माजी में अगर कुछ ऐसा हुआ जिस तरह वॉर ऑन टेरर के बाद हुआ कि हमने बेस वगैरह दे दिया, तो उसका पाकिस्तान ने देखा कि हमें कोई खास फायदा नहीं हुआ।
इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह दर पर्दा कोई कंसेशन हम दी जा रही है जिसकी वजह से हमें वो लंच की कीमत है। भाई उन्होंने बिल्कुल ठीक, तो राइट, बिल्कुल ठीक, शुक्रिया। एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद बनाया हुआ है उन्होंने, और गुज़िश्ता दिनों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और PTI ने मुल्क में आइन और कानून की बहाली, मुनसिफाना इंतखाबात के लिए नई सियासी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था। महमूद खान अचकज़ई ने यह ऐलान किया कि 31 और 1 अगस्त को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही, जिसमें मुल्क की तमाम जमातों को दावत दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातें एक बड़े इत्तेहाद की तरफ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना था कि यह तहरीक सिर्फ तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की है। अब ये जो APC होने जा रही है, क्या फैसले हो सकते हैं? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो एहतजाज है तहरीक इंसाफ का, उसको किस तरह से देखते हैं? इस पर बात करने के लिए मुस्तफ़ा नवाज़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब बुलाई जा रही है, इसका एजेंडा क्या होगा? किन बातों पर, क्या इशू डिस्कस होने हैं इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में? देखिए, एजेंडा तो हर पाकिस्तानी को, आपको सबको पता है कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेमायनी हो चुका है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो एक तो गैर नुमाइंदा भी है, और गैर नुमाइंदा होने के साथ साथ बेमायनी भी हो चुकी है। 22 उसको एग्जैक्ट दिया किसी की है, एक परमानेंट तलवार लटका दी गई है। तो इस APC के अंदर हम तमाम तबकाए फिक्र जो हैं, सियासी जमातों के अलावा भी वकला हो, सहाफ़ी तंजीमें हो, उनको भी मदू करेंगे, किसानों की तंजीमों को मदू करेंगे, ताकि उसकी जो मुल्क में जो जारी जो ये सारे हालात हैं, इनके ऊपर एक मुत्तफ़िका लाएअमल बनाया जा सके। आज मईशत की अगर आप हालत देख लें तो अभी हफ्ता पहले पूरे मुल्क के अंदर एक हड़ताल थी, किसान आपका बेहाल हो चुका है, 5 बड़ी फसलें आपकी डिक्लाइन का शिकार हैं, सारे के सारा टैक्सेशन का बोझ तनख्वाहदार तबके के ऊपर है। तो ये सारी चीजें इस चीज का तकाजा करती हैं तमाम मुहिब वतन कुव्वतों से कि वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हों। दहशतगर्दी का मुकाबला हमने कैसे करना है, उसके लिए एक प्लान वज़ा करें। अच्छा। इंसानी हकूक की जो सूरत हाल है उसको किस तरह एड्रेस करना है। तो ये तमाम चीजें जब तक सियासतदान एक जगह पर बैठेंगे नहीं, मुत्तफिका लाएअमल बनाएंगे नहीं, एक कौमी एजेंडा की तश्कील करेंगे नहीं, तो कैसे ये हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मुस्तफा भाई, पहले भी तो पार्टियां इकट्ठी हुई थी, उस वक्त भी इन इश्यूज पे बात हुई थी, अमली जद्दोजहद भी तय हुई थी, लेकिन फिर वो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात वाली बात चल निकली, और उस पर मुझे मालूम है बड़ा फर्क है जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और जिस तरह से बाकी जो सियासी जमातें हैं वो इस मामले को जो है वो देखती हैं। तो फिर ये आपको लगता है ये इत्तेहाद आगे जो है वो चल सकेगा, और किसी एक नुक्ते पर, चाहे वो मुज़ाकरात वाली बात ही क्यों ना हो, उस पर इत्तफाक हो सकेगा कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए, जो तहरीके इंसाफ का जो मौक़िफ़ है वो उनके कोई तर्जुमान आपके सामने रख सकते हैं। मैं तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से हमने जो APC बुलाई है उसी हवाले से बात कर सकता हूँ। और जहां तक गुफ्तो शुनीद का ताल्लुक है, तो अब तो मुस्लिम लीग नून के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि जहां पे हमें एक नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है। रजा रब्बानी साहब का, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबका चेयरमैन सेनेट हैं, 18वीं तरमीम के हवाले से, आइन साजी के हवाले से एक मुनफरिद अपना मुकाम रखते हैं। उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि जिसमें उन्होंने कहा कि नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की एक जरूरत पैदा हो गई है। तो गुफ्तो शनीद तो बिल्कुल जाहिरी बात है कि अगर इस ज़मीन में होती है कि जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बैठकर जो माशरे के अंदर हमने पोलराइजेशन क्रिएट कर दी है, सियासी मुखालफतों को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है, जो सिविलियन स्पेस हमने सीड कर दिया है, उस सारी के ऊपर अगर हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं तो ये तो मुल्क के लिए अच्छी बात है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। जहां तक ताल्लुक है एहतजाज का, तो एहतजाज हर पाकिस्तानी शहरी का एक आईनी हक है, उसको आप उससे डिप्राइव नहीं कर सकते। और एहतजाज अगर हम करने की सूरत हाल की तरफ जाते भी हैं तो हमारा मौकफ तो बड़ा वाज़ेह है कि हम
ना कोई वायलेंस की तरफ माइल होंगे। अगर कोई हमारे ऊपर लाठी चार्ज करता है तो खामोशी से हम लाठी चार्ज भी सह लेंगे, लेकिन हम ना जलाओ गिराओ करेंगे ना पत्थर मारेंगे। हमने अपना जो पॉइंट है वो अपने आईनी हकूक और अपनी आईनी महदूदात के अंदर रहते हुए हमने रजिस्टर कराना है। इसके ऊपर हम एक लाएमल बनाएंगे और फिर इवेंचुअली देखते हैं कि चीजें किस तरफ जाकर ठहरती है। राइट लेकिन आपने ये जो कहा कि अभी इस वक्त मुल्क के अंदर जो एक निज़ाम बन चुका है, जो माहौल है, आपके ख्याल में अगर अपोजिशन की सियासी जमातों को मुल्क को इससे बाहर निकालना है तो हल क्या है? हल तो आइन के ऊपर अमलदारी है, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। देखें, आपकी जो रूल बुक है, जो एक बहुत बड़े साने के बाद आपने तश्कील दी थी जब पाकिस्तान 2 लाख हुआ, उस वक्त से लेकर आज उस रूल बुक का क्या हाल कर दिया है। आज वो रूल बुक तो कोई मायने ही नहीं रखती। आज लोगों के साथ जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो चले आप छोड़ दें, लेकिन जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एक रियासत का मुआहदा है एक आम आदमी के साथ कि उसको इस रियासत का शहरी होने के नतीजे में फलाने फलाने हकूक मिलेंगे, वो तो हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा की आप सूरत हाल देख लें, बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें, नहरों के मसले के ऊपर जो सिंध के अंदर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली, उसको आप देख लें। तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद लोग चाहते हैं कि अफाम तफहीम हो, चाहते हैं कि जो रूल बुक जिसने तय कर रखा है कि हर इदारा अपनी हदूद के अंदर कायम करेगा, उसी तरह हो। तो ये मुतालबा कोई नाजायज मुतालबा नहीं है, ये तो एक आईनी मुतालबा है और एक आईनी ख्वाहिश है। उसी वो बात आपकी ठीक है, लोगों की तो ये ख्वाहिश है, अब लोग जो है वो इसके साथ जो है वो हो, लेकिन जो सियासी जमातें हैं उनकी भी आइन के साथ कमिटमेंट जो है वो बड़ी क्वेश्चनेबल जो है वो रही है। और हमने देखा है कि ये ऑपोजिशन में तो ये तमाम जो ऑपोजिशन में जमातें आती हैं वो इसी बात का इरादा करती हैं कि आइन को साथ लेकर चलना है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन वो जब हुकूमत में जाती हैं तो फिर यही तब चीज़ें जो है वो भूल जाती हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई हैं, आज अपोजिशन में हैं, ये कल को गवर्नमेंट में जाएंगी तो भी अपनी इस कमिटमेंट के साथ रहेंगी? क्या इसकी कोई गारंटी है? बहुत जायज सवाल है रहमान भाई। हमारी तारीख को अगर आप मद्देनजर रखें तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज ने इक़्तिदार की खातिर ना ही किसी असूल की परवाह की, ना ही किसी नजरिए की परवाह की। वोट को इज्जत दो, अभी रिसेंट एग्जांपल है आपके सामने कि कितना बड़ा मुस्लिम लीग नून का बयानिया था, लेकिन जैसे ही इक़्तिदार मिला तो वो तमाम बातें भूल गए। और भूलने के अलावा उनके जो वज़रा है टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर बड़ी शद्दोमद से तारीफें बयान करते हैं हाइब्रिड निज़ाम की। और एक वजीर मौसूफ तो इस हद तक चले गए कि उन्होंने 90 की दहाई में भी उन्होंने कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जमात के जो सरबराह है उन्होंने गलत पॉलिसी इख्तियार की और उसी वक्त हाइब्रिड निज़ाम। तो ये देखें, हाइब्रिड निज़ाम उसकी पॉलिटिकल निज़ाम के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है। जहां पर भी दुनिया के अंदर ये हाइब्रिड निज़ाम राइज है, वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल हमेशा पॉलिटिकल क्लास में और एस्टैब्लिशमेंट में फिर लामाला उभर कर आती है। इमरान खान साहब के दौर में हमने क्या देखा कि वो 1 पेज जिसकी बड़ी तारीफें होती रहीं और जिसके ऊपर बड़े लोग इतराते रहे, उस 1 पेज का आखिर क्या हाल हुआ। और ये इवेंचुअली ये जो हुकूमत बैठी है फॉर्म 47 के जरिए, इनको भी पता है कि ये मामलात ज्यादा अरसे तक नहीं चलेंगे, तारीख का पहिया घूमेगा। तो आज जो अगर लोग हमसे ये सवाल करते हैं तो लोग पाकिस्तान की तारीख को मद्देनजर रखते हुए, ये एक जायज सवाल है। हमारी तो ख्वाहिश यही है कि तमाम लेकिन अब इसमें देखिए, मुझे ये बताइए कि अब एक जो सवाल इस वक्त ऑपोजिशन से पूछा जा रहा है वो ये भी है कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं, लेकिन ऑपोजिशन एहतजाज प्रोटेस्ट की जो है वो बात कर रही है। तो ये जो एक तरफ स्टेबिलिटी है और दूसरी तरफ जो है वो एहतजाज की बात है, तो क्या इस माहौल में आपको इस एहतजाज की कोई गुंजाइश या इस एहतजाज की कोई वजह जो है वो नजर आती है? ये इस तासुर को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, इस वक्त तक जितने प्रोटेस्ट किए गए तरीके इंसाफ की जानिब से, वो सारे के सारे प्रोटेस्ट जो थे इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक थे। बिलाशुबा इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन द एजेंडा हैज टू बी बिगर। अब मैं मिसाल के तौर पर आपको एक तवज्जो तलब एग्जाम्पल देता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब की वहां पर मुतवातिर हुकूमत आ रही है तरीके इंसाफ की और बहुत मकबूल है वहां पर। लेकिन शायद इतने आदमी वो भी नहीं निकाल पाए जितने हमने पिछले 2 हफ्तों के दौरान लाखों लोगों का बाहर आना देखा
जिसमें खैबर एजेंसी हो, साबका मोमंद हो, वजीरिस्तान हो, जहां पर लोग बाहर निकले। अब सियासी जमातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के इश्यूज से लाताल्लुक होती जा रही हैं और लोगों के जो इश्यूज हैं वो बहुत बड़े हैं। आप माशी हालत इस मुल्क में लोगों की देखें तो तबाह बर्बादी निकल चुकी है, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, तनख्वाहदार तबके को समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अपना सर्वाइवल कैसे करना है, महीना कैसे गुजारना है, बच्चों की स्कूल की फीसें कैसे देनी है, किचन का खर्चा कैसे चलाना है। और सियासी जमातें फिर इससे अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी लाताल्लुक नजर आती हैं। फिर इसी तरह के ठीक, राइट। आपके सामने इस वक्त शुगर स्कैंडल एक मौजूद है, जिसमें हुकूमत ने उस शुगर के इन सारी चीजों के दरमियान, जहां पे एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, लोग अपने गुजारा नहीं कर पा रहे कि वहां पर एक अरबों रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ जाता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपकी डिक्लाइन में चली गई है, दहशतगर्दी के वाकयात आपके बढ़ गए हैं, लेकिन पॉलिटिकल जमातें अगर सिर्फ एक दो नुकात तक महदूद रहेंगी तो इररेलेवेंट हो जाएंगी। तो अगर रेलेवेंस बरकरार रखनी है, बिल्कुल ठीक, तो आई थिंक द एजेंडा हैज टू बी बिगर। और उस अच्छी पॉलिटिक्स का एक नतीजा, जो पहला नतीजा होगा वो यही होगा कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई होगी। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। मुस्तफा नवाज खोकर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम आपने देखा। आज के लिए इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।